हम आइए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त अहमदाबाद। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं जो लगातार कल से एक एक चीज़ की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकित त्यागी वहीं स्पॉट पर हैं मेडिकल हॉस्टल के बाहर जहां पर ये विमान गिरा आके, और साथ में मेरे साथ जितेंद्र दीक्षित हैं जो पूरी तरीके से सुबह पर नज़र रखें कि आखिरकार जांच पड़ताल कैसे होने वाली है ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद। तो पहले अंकित के पास चलते हैं। अंकित हमारे साथ है। अंकित, कल हमने पूरा बुलेटिन आपके साथ इसी वक्त यहाँ से किया, आप उस वक्त वहाँ पहुँचे थे। 24 घंटे बीत चुके, हालात कैसे हैं अभी ये बताइए, क्या दिखा सकते हैं ये बताइए, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं जानना चाहूँगा, इन 24 घंटे में आपने अहमदाबादियों का जज्बा कैसा देखा इस पूरी घटना को लेकर? सुमित, शुरू करता हूं जो आज जो 24 घंटे में पूरी घटना घटी। कल जब पहुंचे थे तो जहां पर भी देख रहे थे वहां पर एकदम ऐसा लग रहा था कि क्योंकि सबसे पहले आप जिन चीज़ों को, वो जो इनॉर्मिटी होती है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीट्यूड जो होता है, वो आपको यहीं खड़े होकर समझ में आता है। शायद टीवी पर उतने अच्छे से हम भी कितनी कोशिश करें आपको वो दिखा नहीं सकते। जब यहाँ पर पहुँचे थे तो इस 600 मीटर के पूरे एरिया में, अभी क्योंकि यहाँ पर आज रोशनी बहुत ज़्यादा है नहीं, कल जिस तरीके से यहाँ पर रोशनी थी, मैं अभी भी जहाँ खड़ा हूँ वहाँ से मैं ज़रूर देख पा रहा हूँ वो टेल का हिस्सा या वो विमान का वो हिस्सा जो अभी भी एक पूरा इंटैक्ट हिस्सा है, सबसे बड़ा हिस्सा है जो अभी भी जुड़ा हुआ है, उसको उतारने की आज कोशिश यहाँ पर की गई। और इसी छत के ऊपर जिसपे हम आपको सुबह से जो तस्वीरें दिखा रहे थे, इसी छत के ऊपर से वो ब्लैक बॉक्स जो है करीब 28 घंटे की मेहनत के बाद निकाला जा सका। उसके बाद कम से कम यहाँ पर उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें तेजी होगी। ब्लैक बॉक्स विमान के इसी हिस्से में जो पीछे का हिस्सा होता है वहीं पर उसको रखा जाता है और इसी छत के ऊपर से उसको उतारा गया। अब अगला जो आप कदम यहाँ पर देखेंगे, आज सुबह 10:30 बजे से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स को कहा गया कि आप जो यहाँ पर मलबा हटाने का काम है वो शुरू कर दीजिए। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर 5 से 6 बिल्डिंग्स जो हैं वो पूरी तरीके से जली हैं, अभी भी उन पे कालिक दिखाई पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका सामान जल गया है जो यहाँ पर रहते थे। रेजिडेंट डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ पर करीब 10 ऐसे लोग थे जो मेडिकल एसोसिएशन ने कंफर्म करा है, 4 MBBS स्टूडेंट्स और बाकी 6 रिलेटिव्स थे यहाँ पर जो डॉक्टर्स रहते हैं जो मारे गए। और उनका जो सामान था, गाड़ियाँ थी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, वो सब बिल्कुल जल के ध्वस्त हो गई हैं। एक मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, इंजन जो था यहाँ से 3 बिल्डिंग दूर वहां पर इंजन है, वो भी अब इन्वेस्टिगेशन में ब्लैक बॉक्स के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो उस इंजन पे केंद्रित होगा। उसको यहाँ से, क्योंकि वो भी काफी हद तक इंटैक्ट है, तो उसको भी यहाँ से लेके जाया जाएगा और हर हिस्से को सेक्शन बाय सेक्शन अलग लेकर जाएंगे और उसके बाद इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। अंकित, अभी भी मलबा वैसा ही है विमान का जो कल जैसे आपने देखा था, पूरी तरीके से इस मलबे को, डेब्रीज को हटाया नहीं गया है, क्यों? देखिए, सबसे ज़रूरी बात तो ये थी कि कल तक क्योंकि ब्लैक बॉक्स नहीं मिला था तो विमान के मलबे को वो जेसीबी के जरिए उठाना नहीं चाहते थे। उसके बाद कल जैसे मैंने आपको सुबह बताया था, एक यहाँ पर एनडीआरएफ के अधिकारी थे, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था 99% हमने जो बॉडी पार्ट्स हैं या जो चार्ड बॉडीज़ हैं, जले हुए जो शव थे, उनको निकाल लिया है। 1% की उम्मीद छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि बहुत सारे परिजन ऐसे होंगे जो कम से कम इस उम्मीद में लगाए बैठे होंगे कि कम से कम उन्हें अंतिम संस्कार करने के लिए कुछ अवशेष ज़रूर मिल जाएं। तो वो इस वजह से भी कल तक जो यहाँ से डेब्रीज थी वो हटाई नहीं गई थी। अब डेब्री जो है यहाँ पर जो पूरी यहाँ पर जितना भी मलबा जो पड़ा हुआ है उसको एकदम जेसीबी से उठाया नहीं जा सकता क्योंकि जैसे और जगह पर होता है ये कचरे की तरह हटाया नहीं जाएगा। इसको एक एक सेक्शन, यानी कि जो 600 मीटर का दायरा है उसे 100 मीटर के हिस्से में बांटा गया है, वहां से उसको उठाया जाएगा, सेक्शन को मार्क किया जाएगा और उसको पैक करके भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। कोशिश ये की जाएगी बाद में इसको पूरे मलबे को रखकर ये देखने की कि पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहां-कहां थे, कैसे ये प्लेन टूटा, कहां से टूटा, क्योंकि वो जानकारी जो है वो सिर्फ बोइंग 787 का जो ये हादसा था उसके लिए नहीं, जो बाकी बोइंग के विमान उड़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत जरूरी होगी। बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये, और पूरी तरीके से इस मलबे को मिक्स नहीं किया जाएगा, आइडेंटिफाइड तरीके से हटाया जाएगा और उसको बाकायदा डॉक्यूमेंट किया जाएगा, जो अंकित बता रहे हैं। और शायद ये काम बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होगी इन्वेस्टिगेशन में, जिसके लिए जितेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ICAO जांच कर रहा है, AAIB जांच कर रहा है, बोइंग की भी तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमारी भी टीम आकर जांच करेगी।
तो जांच ब्लैक बॉक्स मिल गया है, जांच पड़ताल शुरू होगी, कब तक पर्दा उठेगा कि आखिरकार ये हादसा हुआ क्यों? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दो तरह के अपडेट देना चाहता हूं सुमित जी। एक तो जांच से जुड़ी हुई अपडेट है, जो आपने सवाल पूछा उसके बारे में बता दूं कि ब्लैक बॉक्स मिल गया एक बड़ी कामयाबी है। ब्लैक बॉक्स हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर होता है FDR, और दूसरा कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर जो है CVR। तो ये दो जो उपकरण हैं ये हासिल हो गए हैं और इनसे हमें काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी। आज शाम को आपने जो शो किया था सिकता के साथ, उसमें बड़े विस्तार से जो कैप्टन राय थे उन्होंने इन बातों को समझाया था कि कितना अहम होता है इनका हासिल किया जाना। तो ये बड़ी कामयाबी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिन एक्सपर्ट से हमारी बात हुई है उनका कहना है कि जब भी इस तरह के एयर क्रैश के इन्वेस्टिगेशन होते हैं तो उनमें कई महीनों से लेकर के साल भर तक का वक्त लग जाता है। ये कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन का की तरह नहीं होता है कि कोई क्राइम हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिन में, 4 दिन में या महीने भर में उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इसमें कई महीनों का वक्त लगता है। जांच से जुड़ी हुई एक और अहम जानकारी ये है कि गुजरात पुलिस इस मामले को इस एंगल से भी इसकी जांच कर रही है कि कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है, कहीं सैबोटेज का मामला तो नहीं है। इस बात को रूल आउट करना चाहती है और उस एंगल से भी गुजरात पुलिस ने अपनी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को साथ ले लिया है। और आज जब फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंची जहां पर अंकित मौजूद हैं, तो वहां पर गुजरात ATS का एक अधिकारी भी मौजूद था। जब वहां से सैंपल लेकर, जिनकी तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, पीले रंग की थैली में जो सैंपल लेके जाया जा रहा था, तो उस वक्त गुजरात ATS के अधिकारी भी थे। तो इस एंगल से भी गुजरात पुलिस जांच कर रही है उसको रूल आउट करने के लिए। हालांकि ऐसा कोई अब तक कुछ इंडिकेशंस नहीं आए कि कोई आतंकवादी वारदात हो सकती है, साजिश हो सकती है, लेकिन एहतियातन इस एंगल से भी जांच की जा रही है। ये एक बात। अब मैं आपको अस्पताल का अपडेट दे दूं कि अस्पताल से जानकारी ये आ रही है कि जो अब तक 250 से ऊपर शव आए हैं, उनमें से 220 शवों के लिए उनके परिजनों ने अपने सैंपल्स दे दिए हैं DNA टेस्ट कराने के लिए। और 72 घंटे के बाद, जिसने जब भी दिया है उसको उसके 72 घंटे के बाद में उसकी रिपोर्ट आएगी और उस हिसाब से शव जो है उनके सुपुर्द किए जाएंगे। तो ये एक जानकारी है। इसके अलावा कई ऐसे जो शव हैं जो कि मुसाफिरों के नहीं हैं, जो वहाँ पर जो मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, जो वहाँ पर जूनियर डॉक्टर का स्टाफ था, जिनके क्वार्टर्स में ये हुआ था, तो उनके शव को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। तो उनके शवों को देने का काम हो रहा है। तो ये अब तक की जानकारी है। कुछ विदेशी नागरिकों आंसर चाहूंगा मैं, जो साजिश वाली बात, जीतू, ये जो साजिश वाली बात आई, ये सिर्फ पुलिस अपना डाउट क्लियर करने के लिए कर रही है कि कहीं साजिश हुई तो नहीं, बाकी ऐसी कोई टिप ऑफ तो नहीं है ना उनके पास? जी हाँ, नहीं ऐसा कोई। आज मेरी कुछ गुजरात पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी मुलाकात हुई शाम के वक्त और मैंने विस्तार से उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि ये रूल आउट करने के लिए है। ऐसा कोई उनके पास में एविडेंस नहीं आया है, कोई इंटेलिजेंस नहीं आया है, कोई सबूत नहीं आया कि ये हो, लेकिन इस बिंदु से भी ताकि उसको रूल आउट किया जा सके। जी चलिए, अंकित, जितेंद्र, ध्यान रखिए अपना। आप दोनों ने सुबह से लगातार बहुत शानदार काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।